स्वागत है दोस्तों अपना YouTube चैनल झारखंड उत्कर्ष में। आज फिर एक नया क्लास के साथ, एक नई जोश के साथ एक नया टॉपिक हिस्ट्री का लेकर के आए हुए हैं, जो झारखंड के इतिहास के संदर्भ में बातचीत करेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास तक मौर्य काल तक का हिस्सा को कवर करने का प्रयास किया था। पिछले क्लास में हम लोग इस बात को भी देखे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के समय में झारखंड का कितना राज्य विस्तार था, उस वक्त किस किस नामों से पुकारा जाता था। इन सारी मुद्दों पर बातचीत हमारी हो चुकी थी। आज से एक नया टॉपिक, नया समय, नया काल, जिसका नाम है मौर्योत्तर काल। इस मौर्योत्तर काल को हम लोग, इसका जो टाइम पीरियड है 185 बीसी से 300 ईस्वी तक, तो बातचीत करते हैं मौर्योत्तर काल के बारे में कि झारखंड का मौर्योत्तर काल मतलब मौर्य काल के बाद का काल को कहते हैं मौर्योत्तर काल। किसी किसी पुस्तक में उत्तर मौर्य काल भी लिखा होता है, तो आप उसे मौर्योत्तर काल ही समझेंगे। उत्तर मौर्य काल मतलब उत्तर मौर्य का मतलब मौर्य के बाद का काल को बोलते हैं उत्तर मौर्य काल। मौर्योत्तर काल, इसे हम देखते हैं, इसका टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो 185 बीसी से 300 ईस्वी तक के कालखंड को मौर्योत्तर काल कहा जाता है। ये जो टाइम जो है, ये टाइम फिक्स नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात को एक इस टाइम पीरियड घटना को मानकर चल रहे हैं कि 185 बीसी से 300 ईस्वी तक अलग अलग किताबों में अलग अलग इतिहासकार अलग अलग टाइम पीरियड मानते हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं 185 बीसी से 300 ईस्वी। अब 185 बीसी ही क्यों लिया गया? तो 185 बीसी इसलिए लिया गया क्योंकि आप जान रहे हैं पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करते हैं। बृहद्रथ जो थे वह मौर्य वंश का अंतिम शासक थे, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग किए, और वही पुष्यमित्र शुंग आगे चल करके शुंग वंश की स्थापना करते हैं। तो इस झारखंड के संदर्भ में बात करेंगे मौर्योत्तर काल। इंडियन हिस्ट्री में तो शुंग वंश बहुत ही विस्तृत से पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे झारखंड के संदर्भ में। क्या शुंग वंश के काल में झारखंड की कुछ स्थिति स्पर्श करती थी? क्या झारखंड के कुछ इलाका को स्पर्श करती थी शुंग काल के दौरान? कन्नौज वंश, शुंग वंश, आप देख पा रहे होंगे कि विंध्य पर्वत के ऊपर जो शासन करता, भारत का जो मानचित्र हम अगर देखें, भारत का मानचित्र आपके मस्तिष्क में यदि आ रहा हो तो आप देखें, विंध्य पर्वत की कल्पना करें और विंध्य पर्वत के उत्तर का हिस्सा, उत्तर भारत के हिस्सा में आप देख पा रहे होंगे कि वहां पर आपका शुंग वंश, कन्नौज वंश, ये सारे वंश क्या होते हैं, एक के बाद एक आते जाते हैं। ये जो शासन कर रहे हैं कहीं ना कहीं मगध पर कर रहे हैं, और मगध का जो इलाका है, कहीं पाटलिपुत्र बिहार का जो एरिया है, उसमें उस क्षेत्र में शासन कर रहे हैं। तो उत्तर भारत में आपका शुंग वंश, कन्नौज वंश आते हैं। लेकिन यदि भारत का उत्तर पश्चिम इलाका देखें, आप देख पा रहे होंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान का जो इलाका है, उधर आपका पश्चिमी हिस्सा, भारत का उत्तर मतलब पश्चिमी हिस्सा जो हम कह सकते हैं उत्तर पश्चिम इलाका, तो वहां देखेंगे उत्तर पश्चिम में विदेशी आक्रमणकारी, मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारी आए हैं। विदेशी आक्रमणकार कौन कौन? इंडो ग्रीक, बैक्ट्रियन, फर्थियन, सिथियन, ये सारा जो है सॉरी, ये सारा जो विदेशी आक्रमणकारी हैं, इसका आक्रमण झारखंड पर भी प्रभाव पड़ा था। तो हम लोग देख पा रहे हैं। फिर आपका देखेंगे कुषाण वंश भी आता है, वही उत्तर पश्चिम के इलाका से ही भारत में प्रवेश करता है कुषाण वंश। सुदूर दक्षिण अगर के देखा जाए तो भारत का जो दक्षिणतम हिस्सा जो है, दक्षिण का बिंदु जो हम देख रहे हैं, वहां संगमन शासन कर रहा है इसी टाइम पीरियड में। आपको समझ नहीं आ पा रहा होगा, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा हिंट करते हैं, आप थोड़ा सा यह मानचित्र से समझेंगे तो एक बेहतर समझ पाएंगे। ये जो है सपोज कीजिए ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, ये भारत का मानचित्र है। यहाँ विंध्य पर्वत है, इमेजिन कीजिए ये जो विंध्य पर्वत है, अब विंध्य पर्वत का जो इलाका इधर आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो इलाका है, यहाँ पर शुंग वंश, कन्नौज वंश शासन कर रहे हैं। शुंग वंश, कन्नौज वंश, ये विंध्य पर्वत है। इस विंध्य पर्वत के उत्तर ये जो आप हिस्सा देख पा रहे हैं, विंध्य पर्वत, भारत के मानचित्र में देखेंगे तो बहुत ही आसान
से समझते चलेंगे, क्रमबद्ध समझेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा झारखंड को कंप्लीट करने में, लेकिन ठोस समझते चलेंगे हम लोग। तो विंध्य पर्वत के ऊपर सुंगवंश कन्नावंश शासन कर रहा है। इसका टाइम पीरियड कितना है? 185 बीसी से 300 ईस्वी के शासन काल तक का हम पढ़ रहे हैं इतिहास। यही उत्तर पश्चिम इलाका जो आपका देख पा रहे हैं, ये जो हिस्सा है, ये जो उत्तर पश्चिम इलाका है, ये जो उत्तर पश्चिम इलाका है, यहां से आप देख पा रहे होंगे इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक यहां देखेंगे आप, इंडो ग्रीक यहां पे उत्तर पश्चिम से भारत की ओर प्रवेश करता है। इंडो ग्रीक, बैक्ट्रियन, पर्थियन, इंडो ग्रीक है, सब विदेशी है। बैक्ट्रियन, पर्थियन, कुषाण, ये सब उत्तर पश्चिम इलाका से भारत में प्रवेश करता है। हम यहां जो लिख रहे हैं ये कुषाण है। क्या है? कुषाण। कुषाण वंश, कनिष्क का नाम आप जान रहे होंगे, कुषाण वंश। तो ये सारे आक्रमण क्रांता ये उत्तर पश्चिम से होते हुए भारत में प्रवेश किए और आक्रमण किए, और यह इस आक्रमण का प्रभाव झारखंड में भी पड़ता है। इस आक्रमण का प्रभाव झारखंड में भी पड़ता है, झारखंड भी इससे अछूता नहीं होता है। और यही वजह है कि झारखंड में कुछ कुछ क्षेत्रों में आपका मिलता है, साक्ष्य मिलता है। ठीक है, उन चीजों को हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं यहां, उसके बाद सुदूर दक्षिण में, सुदूर दक्षिण हम यहां बोलते हैं। इस इलाका में सुदूर दक्षिण में आप देखेंगे यहां जो शासन कर रहा है इसी टाइम पीरियड में आप देख पा रहे हो कि संगम वंश शासन करता है। संगम वंश, ये इतिहास का विषय है, संगम वंश। ठीक है, यहां कौन शासन कर रहा है? संगम वंश। ये सुदूर दक्षिण हम लोग कहते हैं इसको, सुदूर दक्षिण मतलब सबसे दक्षिणतम बिंदु, इधर आपका संगम वंश शासन कर रहा है इसी कालखंड में। तो इतना शासन, सत्ता विकेंद्रीकृत हो गई थी। जब विदेशी आक्रमण, आप जानते हैं कि कोई भी देश यदि विखंडित हो जाता है तो कहीं ना कहीं विदेशी आक्रमणकारी का प्रभाव जरूर होता है। विदेशी आक्रमणकारियों का सोच एक बार जरूर होता है कि आक्रमण किया जाए, और यही रहा। मौर्य काल में केंद्रीकृत भारत का सत्ता रहा, लेकिन मौर्योत्तर काल में सत्ता विखंडित हो गया, छोटे छोटे राजवंश अभ्युदय होने लगे, और इसी छोटे छोटे राजवंश के कारण भारत टुकड़ा टुकड़ा हो गया। और यही वजह था कि बाहर से विदेशी आक्रमण भारत में प्रवेश किया, और इसका प्रभाव झारखंड में भी दिखलाई पड़ता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस मौर्योत्तर काल को झारखंड के संदर्भ में दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। एक तो हम लोग देखेंगे 185 बीसी, हम लोग दो भागों में इसे आसानी से बांट करके पढ़ते हैं। 185 बीसी से लेकर के 84 ईस्वी तक, 185 बीसी और 84 ईस्वी तक के कालखंड हम लोग देखते हैं। इसी को दो भागों में बात करते हैं, बात करते हैं, इसको बंटवारा करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। दूसरा कालखंड हम लोग देखेंगे 84 ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी तक, लेकिन कहीं कहीं आपको 319 भी मिल जाता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होइएगा। हम 300 यहां लिख देते हैं, 319 भी मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन यह समझने का प्रयास है कॉन्सेप्ट को कि 185 बीसी क्यों लिखा गया, 84 ईस्वी अंत क्यों किया गया। तो 185 बीसी में हमारा सुंगवंश का आगमन हो जाता है। तो सुंगवंश जो है, सुंगवंश यहां हम देखते हैं, इसी को हम लिख देते हैं यहां पे एक, इस कालखंड में हम देखेंगे मुंडाओं का अंत होता है। मुंडाओं का क्या होता है? अंत होता है। हम जान पा रहे हैं कि झारखंड में 600 बीसी के आसपास मुंडाओं का आगमन हुआ था। कितना? 600 बीसी के आसपास। तो मुंडा राज्य के अंत तक की बात करेंगे। यहां पे आप देख पा रहे मुंडा राज्य के अंत तक, मुंडा राज्य का यहां अंत होता है, समाप्त होता है मुंडा राज्य का। और यहां इस कालखंड में नागवंश का प्रारंभ होता है। नागवंश राज्य का क्या होता है? नागवंश राज्य की प्रारंभ होती है, नागवंश राज्य की प्रारंभ से। बहुत ही स्टोरी जबरदस्त है, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को। ये कहानी अगर आपका मस्तिष्क में बैठ जाएगा तो झारखंड पढ़ने में बहुत ही आसानी होगा। तो 185 बीसी से 84 ईस्वी मुंडा राज्य, ये मुंडा राज्य बोलते हैं। अब मुंडा राज्य का समाप्ति की ओर अग्रसर है। इस कालखंड में समाप्त हो जाता है मुंडा राज्य। अब ये जो मुंडा राज्य के अंत तक का कालखंड है, आप यहां देख पा रहे होंगे, इसे अगर हम राज्य ही कहें तो बेहतर है, राज्य ही बोलते हैं इसे, मुंडा राज्य के अंत तक। अब 185 बीसी में आप देखिएगा कि कौन कौन सा वंश आता है, तो आप देख पा रहे होंगे सुंगवंश 185 बीसी में, इस समय में
प्रारंभ होता है शुंग वंश की स्थापना जो करती है। शुंग वंश की जो स्थापना होता है संस्थापक पुष्यमित्र शुंग होते हैं। कौन? पुष्यमित्र शुंग। ये थोड़ी थोड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग मौर्य काल के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके सत्ता पर आते हैं और शुंग वंश की स्थापना करते हैं, जो कि इस कालखंड में ब्राह्मणों का उत्थान का काल था। ब्राह्मणवादी बहुत तेजी से यहाँ पे चल रहा था, ब्राह्मणों का उदय हो रहा था। इसी कालखंड में आप यहाँ इसका देखेंगे पुष्यमित्र शुंग का, और इसी वंश का अंतिम शासक जो था देवभूति। कौन थे? देवभूति। ये अंतिम शासक थे शुंग वंश का। देवभूति क्या थे? अंतिम शासक। ये अंतिम लिख दे रहे हैं। ये संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग और देवभूति अंतिम शासक थे। तो इसी तरह से आगे बढ़ता चला गया। शुंग वंश के बाद कण्व वंश आता है। कण्व वंश, ये भी आप देखेंगे शुंग वंश का टाइम पीरियड अगर देखेंगे तो 185 बीसी से 75 बीसी के कालखंड तक शुंग वंश स्थापना मतलब शासन चलता है। शुंग वंश का स्थापना रहता है, शुंग वंश का काल रहता है 185 बीसी से 75 बीसी तक की कालखंड शुंग वंश का काल चलता है। कण्व वंश, इसी तरह से कण्व वंश वसुदेव इसकी स्थापना करता है। संस्थापक जो है वसुदेव है। हल्का हल्का सा थोड़ा सा हम बताते जा रहे हैं। शुंग वंश, कण्व वंश, इसी प्रकार से अन्य जो हम लोग देख पा रहे होंगे सातवाहन वंश। सातवाहन वंश भी यहां से शासन कर रहा है। सातवाहन वंश भी शासन कर रहा है दक्षिण में। ये जो दक्षिण का इलाका है ये दक्कन का इलाका हो गया। ये दक्कन का हिस्सा, ये दक्कन का दक्षिणी हिस्सा, ये दक्षिण का हिस्सा हो गया। और सुदूर दक्षिण आपका ये हो गया। ये सुदूर दक्षिण में शासन कर रहा है। सुदूर दक्षिण में संगम वंश शासन कर रहा है। ठीक है। सातवाहन वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, इसी प्रकार आप देखेंगे सातवाहन वंश भी शासन करता है। सातवाहन वंश, सातवाहन वंश इनके संस्थापक थे सिमुक। ये जो सिमुक साहब दक्षिण में शासन कर रहे हैं। सातवाहन वंश आप देख पा रहे हैं दक्षिण में, यहां सत्ता स्थापित हुआ है दक्षिण में। तो ये जो सिमुक साहब थे इसके संस्थापक जो थे सिमुक थे। अब छोटा छोटा राजवंश की स्थापना हुई। अब इसी काल में क्या होता है कि ये जो कालखंड था इसका प्रभाव जो है झारखंड में पड़ता है। एक स्टोरी लाजवाब है। ऐसा माना जाता है कि जब तक सातवाहन वंश का शासन चल रहा था, सिमुक संस्थापक थे, उस वक्त दक्षिण में शासन मतलब उस वक्त झारखंड में मदरा मुंडा शासन कर रहा था। मदरा मुंडा कौन शासन कर रहा था? मदरा मुंडा। ये जो है जब सातवाहन वंश सिमुक शासन कर रहे थे यहाँ दक्षिण में, इसी कालखंड में झारखंड में आप देख पा रहे होंगे झारखंड में मदरा मुंडा का शासन चल रहा था। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा भी जाता है कि 57 बीसी में पुंडरीक नाग बनारस आता है। 57 बीसी में एक कहानी बड़ा मजेदार है, समझिएगा कि 57 बीसी में, हम इसे मिटाते हैं थोड़ा। 57 बीसी में आप इसे देख पा रहे होंगे, ये मौर्योत्तर काल का सीन है। यहां शासन चल रहा है, इधर से शासन चल रहा है, यहां भी शासन चल रहा है, यहां भी शासन चल रहा है। भारत विखंडित हो चुका था मौर्योत्तर काल में, विकेंद्रीकृत हो चुकी थी। और यही कारण था कि विदेशी आक्रमणकारियों का एक बहुत ही अच्छा अवसर था भारत पर आक्रमण करने का। और यही कारण था, इसी क्रम में इंडो ग्रीक, बैक्ट्रियन, पर्थियन, कुषाण वंश सारे लोग आगमन हुआ भारत में। आइए देखते हैं, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। मौर्योत्तर काल हम लोग देख पा रहे होंगे कि सातवाहन वंश, ये सारा वंश यहां देख रहे हैं इस कालखंड में आ रहा है। तो इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि 57 बीसी में पुंडरीक नाग बनारस आते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे पुंडरीक नाग। ये साहब ब्राह्मण थे। ये पुंडरीक नाग जो थे, यहां देखिएगा पुंडरीक नाग कहां आते हैं? बनारस। बनारस आते हैं, बनारस आते हैं। अब ये जब बनारस आते हैं तो यहां की लड़की, बनारस की एक ब्राह्मण कन्या से विवाह करते हैं। उस ब्राह्मण कन्या का नाम, उस ब्राह्मण लड़की का नाम पार्वती था। अब यहां आकर के बनारस आते हैं। अब यहां विवाह करते हैं ब्राह्मण कन्या पार्वती से विवाह करते हैं। क्रमबद्ध समझिएगा, विवाह कौन कर रहे हैं? पुंडरीक नाग। ये पुंडरीक नाग ब्राह्मण कन्या पार्वती से विवाह करते हैं। और विवाह करते हैं तो ये दोनों वाइफ हस्बैंड ये जा रहे थे, पुरी की यात्रा कर रहे थे, पुरी घूमने के लिए जा रहे थे, तीर्थ करने जा रहे थे। तो जब ये तीर्थ करने जा रहे थे तो ऐसा माना जाता है कि इन दोनों का आगमन झारखंड होते हुए ये पुरी जा रहे थे।
झारखंड से गुजरते हुए पुरी जा रहे थे और इसी क्रम में सुतियाम्बे में रुकते हैं। मतलब ये पार्वती से विवाह करते हैं और इन लोग कहां जा रहे हैं? झारखंड होते हुए पुरी जाते हैं। झारखंड होते हुए पुरी जाते हैं। पुरी उड़ीसा तीर्थ करने के लिए जा रहे थे दोनों। अब पुरी जाते हैं जब ये, तो सुतियाम्बे नामक ये उसी पुरी जाते के क्रम में सुतियाम्बे एक जगह है, सुतियाम्बे। इस सुतियाम्बे में उन लोग रुकते हैं, एक जगह स्थिर होते हैं, विराम करते हैं, रुकते हैं। उसी क्रम में पार्वती एक बच्चा, एक पुत्र का जन्म देता है। सुतियाम्बे में एक पुत्र का जन्म देता है 64 ईस्वी में। कब देता है? 64 ईस्वी में। सुतियाम्बे में बच्चा का जन्म होता है, बच्चा का जन्म होता है और इसी बच्चा का जो नाम होता है, ये 64 ईस्वी में बच्चा का जन्म 64 ईस्वी में होता है। कब होता है? 64 ईस्वी में होता है। अब ये 64 ईस्वी में जब होता है तो इसी क्रम में क्या होता है कि ये जो बच्चा जो जन्म लिया और जन्म होने के तुरंत बाद पार्वती की मृत्यु हो जाती है। बहुत ही दुखद समाचार था उस वक्त के दौर में कि पार्वती बच्चा को जन्म देने के बाद वह उनकी मृत्यु हो जाती है। अब समस्या यह था कि उस बच्चा का लालन पालन किया कैसे जाए। तो लालन पालन करने के लिए अब लालन पालन इनका जो करते हैं मदरा मुंडा साहब करते हैं, इस बच्चे को पालते हैं मदरा मुंडा। अब इस बच्चे को कौन पालते हैं? ध्यान से सुनिएगा, मदरा मुंडा, मदरा मुंडा, मदरा मुंडा। ये मदरा मुंडा इस बच्चे को पालते हैं। मदरा मुंडा बच्चे को पालते हैं, बच्चे को पालते हैं, ठीक है। मदरा मुंडा साहब इस बच्चे को बहुत ही अच्छे ढंग से इस बच्चे को पालते हैं और बड़ा करते हैं। और फाइनली मदरा मुंडा, यह जो थे मदरा मुंडा साहब, ये 84 ईस्वी में इस बच्चे को अपना लिया और उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं। कौन? मदरा मुंडा, 84 ईस्वी में। ये मदरा मुंडा साहब जो थे, मदरा मुंडा साहब ये अपना उत्तराधिकारी 84 ईस्वी में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं। और अपना उत्तराधिकारी जो नियुक्त करते हैं, कौन करते हैं? मदरा मुंडा। किन्हें नियुक्त करते हैं? उस बच्चा का। और उस बच्चा कोई और नहीं, वह बच्चा फनी मुकुट राय थे। वह जो बच्चा था वह फनी मुकुट राय साहब थे। अब फनी मुकुट राय ये जो है, जैसे ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं वैसे ही मुंडा राज्य की समाप्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि 84 ईस्वी में इसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं और इस बच्चा का जो नाम था आप फनी मुकुट राय के नाम से जानते हैं। और फनी मुकुट राय 84 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं और जन्म इनका 64 ईस्वी में हुआ था। और जैसे ही ये मदरा मुंडा साहब अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं, उसके पहले मुंडा राज्य की समाप्ति हो जाती है। इसी कालखंड को हम 185 बीसी से 84 ईस्वी, इसीलिए हम मुंडा राज्य के अंत तक के कालखंड को मानते हैं कि मुंडा राज्य की समाप्ति हो जाती है। वैसे झारखंड में मुंडाओं का आगमन जो हुआ था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, अर्थात 600 बीसी में हुई थी। बहुत पहले हुई थी मुंडाओं का आगमन। तो आप यहां तक समझ पा रहे होंगे कि यह जो बच्चा था, बच्चा कोई और नहीं, फनी मुकुट राय साहब थे, फनी मुकुट राय। अब इसी कालखंड में देखिएगा 185 बीसी से 84 ईस्वी के कालखंड। अब यहां देखिएगा 84 से लेकर के 319 तक या 300 कालखंड थे। अब हम लोग दूसरा कालखंड के बारे में पढ़ेंगे। अब यहां तक हम समाप्ति हो गया, क्या चीज का समाप्ति हो गया? मुंडा राज का समाप्त हो गया। कैसे समाप्त हो गया? जैसे इस बच्चा का अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और वह बच्चा का नाम क्या था? फनी मुकुट राय। और फनी मुकुट राय को उत्तराधिकारी कौन नियुक्त किया था? तो याद रहना चाहिए मदरा मुंडा। यहां से सवाल बनने की हर गुंजाइश है। मदरा मुंडा साहब उस बच्चे की उत्तराधिकारी नियुक्त किए थे। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप समझ पा रहे होंगे, यहां तक समझ गए होंगे कि ये फनी मुकुट राय साहब कैसे सत्ता पर आते हैं। आइए इसे मिटाते हैं और बातचीत आगे की करते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं, पहला फेज में हम लोग देखे 185 बीसी में सुवंश की स्थापना,
अन्य वंश की स्थापना होती है और इसी क्रम में 84 ईस्वी में क्या होता है, उस बच्चा का क्या होता है, सिंहासन उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है और वह बच्चा कोई और नहीं, बार बार इस बात को पुकारा जा रहा है, फनी मुकुट राय। और फनी मुकुट राय से सवाल, बहुत बार सवाल पूछा जाता है, इसे आप याद रखेंगे। और इसी समय नागवंशियों राज्य का उदय होता है। यही जो नागवंश राज्य की प्रारंभ हम जो लिखे हैं, यहीं से 84 बीसी से, सॉरी 84 ईस्वी से, 84 ईस्वी से ही नागवंशियों का उदय, नागवंशियों का उदय होता है। और इसी नागवंशी में, इसी कालखंड में देखेंगे 4 नागवंशी प्रमुख झारखंड के राजा हुए थे। 4, झारखंड के बात कर रहे हैं, झारखंड का, भारत का नहीं, झारखंड की बात कर रहे हैं। इसी 84 ईस्वी से नागवंशियों का उदय होता है। पहला जो उत्तराधिकारी, जो राजा बने थे, वह थे फनी मुकुट राय। इसे हम देख लेते हैं। 4 शासक हम लिखते हैं, ये 4 शासक इसी कालखंड में 84 से 300 ईस्वी के बीच में, कहीं कहीं 319 भी लिखता है, तो आप इसे नहीं समझें, आप इसे केवल और केवल कॉन्सेप्ट समझें। डेट से कोई इशू नहीं, डेट कभी आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। 307 कहीं 4 राजा या 4 शासक, 4 राजा हुए, 4 नागवंशी राजा। इसी कालखंड में 4 नागवंशी राजा कौन कौन थे, हम लोग देखते हैं। 4 नागवंशी राजा को हम लोग देख रहे हैं, 4 नागवंशी राजा को। पहला जो नागवंशी जो राजा थे वह थे कौन, फनी मुकुट राय। इसे याद रखेंगे आप, फनी मुकुट राय, फनी मुकुट राय। क्षत्रिय राजवंश का उदय हम लोग पढ़ेंगे अलग से, इन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स। अभी केवल कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस कालखंड में कौन कौन से झारखंड में राजा का राज्य चल रहा था, शासन कर रहे थे। तो फनी मुकुट राय, अगर फनी मुकुट राय का एक हम औसतन अगर इनका शासनकाल देखते हैं तो हम लोग मान लेते हैं 84 ईस्वी से 162 ईस्वी तक। 84 ईस्वी से 162 ईस्वी तक शासनकाल इनका मान लेते हैं कि इनका शासनकाल 84। उत्तराधिकारी कहीं बुक में 64 लिखता है, 64 इसलिए लिखता है क्योंकि उनका जन्म माना जाता है 64 ईस्वी में, उस बच्चा का जन्म 64 ईस्वी माना जाता है। इसीलिए कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन केवल और केवल ये मानने की बात है, माना जाता है। तो आप भी मानना पड़ेगा और हम लोगों को भी मानना पड़ेगा और एग्जामिनर को भी इस तिथि को मानना पड़ेगा। 84 ईस्वी से 162 ईस्वी आपका फनी मुकुट राय का टाइम पीरियड होता है। दूसरा जो इनके बाद का जो आते हैं, इनके बाद आते हैं मुकुट राय। कौन आते हैं, मुकुट राय। दूसरा जो यहां देखेंगे नागवंशी राजा मुकुट राय थे, मुकुट राय। अब इनका मुकुट राय का शासनकाल हम लोग मानते हैं 163 ईस्वी से 221 ईस्वी। 163 से 221 ईस्वी। ये टाइम पीरियड एकदम रट्टा नहीं मारना है, एकदम खुट्टा गाड़ नहीं देना है कि यही एकदम एग्जैक्ट सही है, सही नहीं। फिर भी हम बता रहे हैं कि ये जो है अलग अलग इतिहासकार अलग अलग डेट माने, इसलिए आप इस पर कंफ्यूज ना, इस पर आपका दिमाग नहीं जाना चाहिए, केवल आपका कॉन्सेप्ट बनना चाहिए माइंड में कि मुकुट राय का टाइम पीरियड लगभग इतना रहा होगा। ये हम बता रहे हैं आपको, एक नजरिया, आपको कल्पना करने की, आपको सोचने की क्षमता बढ़ा रहे हैं। फनी मुकुट राय 84 से 162 ईस्वी तक, मुकुट राय 163 ईस्वी से 221 ईस्वी तक। अब हम लोग यहाँ शासन कर रहे हैं 300 ईस्वी तक का बात हम लोग कर रहे हैं। 84 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था, 221 ईस्वी तक हम लोग आगे। 221 ईस्वी तक शासन कौन कर रहा है, मुकुट राय। उसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं मदन राय। कौन आते हैं, मदन राय। तीसरा जो शासक आते हैं, तीसरा जो राजा मदन राय। इस मदन राय का जो टाइम पीरियड हम लोग मानते हैं लगभग आप देखेंगे तो 222 ईस्वी से 278 ईस्वी तक। 222 ईस्वी से 278 ईस्वी तक, यहां लिख दे रहे हैं 278 ईस्वी तक, 78 ईस्वी तक। आप इसे एकदम, ये जो टाइम पीरियड आप देख पा रहे होंगे, फनी मुकुट राय, मदन राय, और एक चौथा जो नागवंशी जो आए, चौथा प्रताप राय। कौन थे, प्रताप राय। गुप्त वंश के समय, गुप्त वंश की जब स्थापना हो रही थी उस वक्त प्रताप राय झारखंड में राज्य कर रहे थे, झारखंड में शासन चला रहे थे प्रताप राय। कौन थे, प्रताप राय। प्रताप राय, इनका टाइम पीरियड हम अगर देखें, टाइम पीरियड इनका 278 ईस्वी से 307 ईस्वी तक लोग मानते हैं। 278 से, यहां लिख दे रहे हैं टाइम पीरियड, 278 से 307 ईस्वी तक कालखंड, ठीक है। 307 278 ईस्वी से
कितना तक? 307 तक। तो आप देख पा रहे हैं कि मौर्योत्तर काल में 4 नागवंशी राजाओं का उदय हुआ था। झारखंड में जानकारी मिलती है 4 राजाओं के बारे में। उन 4 राजा कौन कौन थे? फनी मुकुट राय। एकदम सवाल आपसे यहाँ पूछ सकता है कि मौर्योत्तर काल में किन किन राजाओं का अभ्युदय हुआ था, उदय हुआ था, या कौन कौन सा राजा किस काल से संबंधित रखते हैं। सीधा सवाल बनेगा आपका, एकदम आपका एग्जाम पेपर में, आपका पेपर में सीधा सवाल बनकर के आएगा कि मदन राय किस काल से संबंधित रखते हैं, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। तो इस प्रकार से सवाल बनाया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट यदि आपके माइंड में है तो आपका जेपीएससी में थोड़ा सा कहीं ट्विस्ट सवाल कर दे तो आप इसे बहुत ही सहज से, सरलता से बना सकते हैं। तो यहां तक हम लोग देख चुके। मौर्योत्तर काल में हम लोग इन बातचीत हम लोग देखे, नागवंशी राज्य का उदय होता है और मुंडा राज्य का अंत होता है। तो नागवंशी राजाओं में कितने राजा? 4 राजा। 4 राजा कौन कौन? फनी मुकुट राय, मदन राय और प्रताप राय। ये हम लोग देखने की बातचीत कर रहे थे। ठीक है, हम लोग यहाँ बात कर लिए थे 4 राजाओं का उदय। 2 ये फेज होता है, एक फेज मुंडा राज्य का अंत होता है, दूसरा फेज नागवंशी राजाओं का उदय होता है। नागवंशी 4 राजाओं का उदय होता है। कौन कौन? फनी मुकुट राय और मदन राय और प्रताप राय। अब सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसी समय क्या होता है कि 78 ईस्वी में कनिष्क का शासन चल रहा होता है। कुषाण वंश के शासक थे। कुषाण वंश हमने बताया कि उत्तर पश्चिम से जितने विदेशी लोग थे भारत आ रहे थे, उनका प्रभाव झारखंड में प्रभाव पड़ा। तो कनिष्क भी झारखंड से अछूता नहीं रहे और झारखंड से उनका क्या रहा, झारखंड में भी उनका विस्तार रहा था। तो 78 ईस्वी में आप देख पा रहे होंगे कि 78 ईस्वी में, यहां हम लिख रहे हैं 78 ईस्वी में कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। जब ये कुषाण वंश के शासक थे तो उस वक्त चलाए थे शक संवत चलाए थे। 78 ईस्वी में आप देख पा रहे होंगे इसी अपने काल में शक संवत चलाए थे। याद होगा, शक संवत चलाए थे कनिष्क साहब। ये कनिष्क जो थे मौर्योत्तर काल में इनका व्यापार जबरदस्त था, व्यापारिक मार्ग। इस वक्त क्या था, मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म, जैन धर्म 2 विभाग मतलब बंटवारा हो गए थे। बौद्ध धर्म हीनयान, महायान में बदल गया था, टूट गया था, विभाजन हो गया था। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो गया था। मौर्योत्तर काल में हमने बताया कि ब्राह्मणों का अभ्युदय का काल था, ब्राह्मण का अभ्युदय का काल था। इसी मौर्योत्तर काल में ही स्मृति ग्रंथ लिखे गए, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति वगैरह, ये मौर्योत्तर काल में ही लिखे जा रहे थे, मनु स्मृति वगैरह। तो इस कालखंड के दौरान यहां शक संवत हम देखे कि कनिष्क साहब 78 ईस्वी में शक संवत चलाते हैं अपने राज्य के लिए। और इसी राज्य में जब चलाते हैं तो इनका कुषाण वंश का एक सिक्का मिलता है, कनिष्क साहब का एक सिक्का मिलता है। कहां से? झारखंड के कौन सा हिस्सा से? तो रांची से मिलता है। तो कुषाण कालीन सिक्के रांची से प्राप्त होती है। याद रखिएगा सवाल। ये देखिए कहां से हम इसे कर पा रहे हैं कनेक्ट। कुषाण कालीन, क्या हम लोग लिख रहे थे कि कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए कहां से? झारखंड से। कुषाण कालीन सिक्के रांची से प्राप्त हुए, रांची से प्राप्त हुआ है। बहुत ही हिट सवाल, इसे आप याद रखेंगे कि कुषाण काल का सिक्का झारखंड के किस जिला से प्राप्त हुआ है? तो रांची से। कहां से? रांची से। तो ये आप याद रहे कि 78 ईस्वी में कनिष्क का सत्ता चलता है और 78 ईस्वी में शक संवत चलाते हैं और इसी दौरान झारखंड में भी सिक्का चलाते हैं और ये सिक्का प्राप्त होता है। इससे पता चल पाता है कि झारखंड से भी लगाव था, झारखंड भी कुषाण वंश के अंतर्गत शामिल था, ये हमें पता चल पाता है। और इसी समय जब ये कुषाण वंश शासन कर रहे थे, कनिष्क शासन कर रहे थे भारत में कुषाण वंश में, तो इसी समय झारखंड में जो शासन कर रहा था उस शासक का नाम था, उस राजा का नाम था फनी मुकुट राय। आप देख पा रहे होंगे फनी मुकुट राय। नेक्स्ट जो यहां देखते हैं अगला जो सवाल एकदम बनेगा हिट सवाल, वह था कि इस समय जब ये कुषाण वंश में कौन शासन कर रहे थे? इसी समय, यहां लिख दे रहे हैं, इसी समय झारखंड में फनी मुकुट राय
आप यहाँ देख पा रहे हो कि 84 ईस्वी से ये सत्ता पर आए फली मुकुट राय, और ये 78 ईस्वी में कनिष्क साहब आए थे, और आप देख पा रहे हो कि अभी चल रहा है। इसका मतलब है कि 84 ईस्वी तक ये कनिष्क साहब रह रहे होंगे। तो इसी समय में झारखंड में फली मुकुट राय क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे, शासन कर रहे थे। इसी समय झारखंड में फली मुकुट राय शासन कर रहे थे। तो हम लोग इस बात को देख लिए। सवाल यहां आएगा कि कुषाणकालीन सिक्का किस जिला से प्राप्त होता है, झारखंड किस क्षेत्र से प्राप्त होता है, रांची। दूसरा सवाल आएगा कि जब कुषाण वंश का सत्ता चल रहा था भारत में, तो झारखंड में कौन सा शासक का शासन चल रहा था। तो पता चलना होना चाहिए, जवाब होना चाहिए फली मुकुट राय का। क्या होना चाहिए, फली मुकुट राय का। दूसरा जो हमें साक्ष्य मिलता है चाईबासा से इंडो सिथियन का, इसे मिटाते हैं, इंडो सिथियन का। यह भी बहुत ही हिट सवाल है, इसे याद रखेंगे। चाईबासा से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, चाईबासा से इंडो सिथियन, चाईबासा से इंडो सिथियन, चाईबासा से इंडो सिथियन के सिक्के प्राप्त होते हैं। इंडो सिथियन के सिक्के, इंडो सिथियन के सिक्के प्राप्त होते हैं। यह सब जानकारी हमें मिलती है। ये सिक्के प्राप्त हो रही है तो कहीं ना कहीं पुरातात्विक साक्ष्य है, सिक्का की जानकारी मिल रहा है। इसका मतलब है कि चाईबासा में इंडो सिथियन समय का सिक्का प्राप्त हो रहा है। तो इससे पता चल पा रहा है कि झारखंड भी मौर्योत्तर काल का हिस्सा रहा है, झारखंड भी मौर्योत्तर काल का हिस्सा रहा है, या इंडो सिथियन समय का क्षेत्र रहा होगा झारखंड, चाईबासा। और अंतिम हम लोग जो एकदम हिट सवाल, ये भी जो आएगा आपका हिट सवाल आएगा सिंहभूम से। और सिंहभूम से नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक, नेक्स्ट लास्ट और अंतिम, सिंहभूम से क्या प्राप्त हुआ है। सिंहभूम से आप देखेंगे रोमन साम्राज्य का सिक्के प्राप्त होते हैं। रोमन साम्राज्य के, सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के, रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त होते हैं। ये जो आप 3 पॉइंट एकदम वीवीआई है, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई। और ये जो आपका है ये भी आपको याद रखिएगा वीवीआई, हम यहाँ नोट कर दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जेपीएससी में इसे पूछ सकता है, बहुत ही हिट सवाल ये भी बना सकता है। अगर एग्जामिनर आपका डीप जाएगा तो ये आपका एग्जामिनर जेपीएससी में बना सकता है। तो इस प्रकार से मौर्योत्तर काल में हम झारखंड को देखने का प्रयास किए कि झारखंड के किस किस क्षेत्र में मौर्योत्तर काल से संबंध रखते हैं, सीधा सीधा संबंध रखते हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं, अभी देखे भी। तो इस प्रकार से हम लोग झारखंड को देखने का प्रयास किया। इसके बाद का जो टाइम पीरियड आता है मौर्योत्तर काल के बाद गुप्त काल आता है। एकदम क्रमबद्ध से जो हमने सिलेबस बताया था, वीडियो इससे सिलेबस हम बता चुके थे, उसी सिलेबस के अनुसार ही इस झारखंड को हम आगे ले जा रहे हैं, ताकि आपको एक क्रमबद्धता बना रहे, आप में एक मस्तिष्क में एक कॉन्सेप्ट बैठ जाए, डेवलप हो जाए, झारखंड को रटना ना पड़े। इसी उम्मीद के साथ अगर आपको इस वीडियो बेहतर लगता है तो आप जरूर से जरूर कमेंट जरूर करें, कमेंट से बताएं, ताकि हमको इस बात का पता चल पाए कि आप में और हम में किस प्रकार से जुड़ाव हो पा रहा है, ताकि ये झारखंड का जो बहाली आएगी, आप उस बहाली में आपका बहुत ही बेहतरीन योगदान होगा इस झारखंड के वीडियो से। जितने भी हम लेक्चर ले रहे हैं उन सारे लेक्चर से आपके सवाल बिल्कुल फंसेंगे। इसमें एक भी आप देख पा रहे होंगे कि यदि आप क्वेश्चन सॉल्व, पुराना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपसे यहाँ सवाल आएगा। और जेपीएससी को हम नहीं छोड़ रहे हैं, जेपीएससी के लिए देख रहे हैं कि आपका इतना जेपीएससी लेवल तक को हम गहराई तक समझते हुए हम आगे चल रहे हैं। तो आप जरूर कमेंट करें अंतिम में, और जितना हो सके झारखंड के उन तमाम विद्यार्थियों तक पहुंचाएं इस चैनल को, ताकि उन तमाम विद्यार्थियों को भी इस चैनल से लाभ मिल सके और इस चैनल झारखंड का नंबर 1 बन सके। अगर आप लोगों का लगाव रहा तो ये चैनल जरूर झारखंड में नंबर 1 बनेगा। थैंक यू।